हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अपने ओल्ड पेपर्स क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज एक और बहुत ही अच्छा पेपर है। लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट दोनों के लिए हैं। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस जो है बहुत ही शानदार पूछे गए थे। और पहले मैंने लगभग पुराने सभी पेपर्स में करवा चुका हूँ। आरटेट 2011, आरटेट 2012, रीट 2015, 2017, 18, रीट 21-22, ठीक है। और अभी जो आपके पेपर रह रहा है वो तो रीट मेंस वाला अभी 2023 के अंदर जो उसके अंदर जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे वो मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा सारे क्वेश्चन। तो आज क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी दोस्तों को अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। क्या कहते हैं आज के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस है। आप सब क्वेश्चनों को हल करते जाना और अपने आंसर देखते जाना कि लास्ट तक आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 30 में से। स्वयं का आकलन स्वयं करें, समझ रहे हो? ठीक है, चले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। नेगेटिव आंसर बताना है अपने को। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता की जब भी बात होती है तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो योग्यता अनुसार समूह में विभक्त बिल्कुल करना चाहिए। पाठ्यचर्या को समायोजित भी करना चाहिए। शिक्षण विधियों को समायोजित बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, स्वाध्याय के लिए छोड़ देना ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं की जा सकती पूछ रहा है तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। पूनम की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र दोनों ही 9 साल है। ठीक है, यानी कि एम ए सूत्र क्या कहता है, MA/CA गुणा 100, यही है ना। तो MA भी 9 और CA भी 9, तो गुणा 100, तो 9 में से 9 तो कट गया तो 100 बच गई उसकी, जो है 100 बच गया उसका मानसिक बुद्धि लब्धि। तो 100 बुद्धि लब्धि किसके अंतर्गत आती है? क्या उत्कृष्ट के अंतर्गत, औसत से कम, या फिर औसत, या फिर प्रतिभावान? तो औसत बुद्धि लब्धि होती है आपके, कितनी होती है? 90 से 110, ये औसत बुद्धि लब्धि होती है। तो यहाँ पर पूनम जो है उसकी बुद्धि लब्धि वो किस वर्ग के अंदर आएगी? तो वो औसत वर्ग के अंदर आएगी। सी ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन आता है, सब एग्जाम्स के अंदर आता है। ठीक है, और है सिंपल सा, केवल ये सूत्र याद रखना है, MA/CA गुणा 100। ठीक है, इसमें से सारे हल हो जाएंगे और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? स्वलीनता, ठीक है, ऑटिज्म। स्वलीनता का मतलब ऑटिज्म होता है। ठीक है, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और ऊपर लिखित सभी। तो देखिए, ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं उनके अंदर सामाजिक व्यवहार कमजोर होता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार भी होता है। ठीक है, और कमजोर संप्रेषण, उनका कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखे सभी कथन सही हो जाएंगे। यहाँ जो राइट आंसर निकलेगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। वो स्वलीनता ऑटिज्म बच्चों के लिए सभी ये लक्षण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया, क्या वो विकास होगा? कतई नहीं हो सकता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि, वृद्धि मात्रात्मक होती है बिल्कुल। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? वृद्धि की। क्या हो जाएगा आंसर आपके? बी ऑप्शन। यानी कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपके सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक बार क्लास को सभी बच्चे शेयर जरूर करें। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपनी। बहुत ही अच्छी क्लास है, सारे क्वेश्चंस बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, तो निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, बच्चे के उचित विकास के लिए माता पिता को और शिक्षक को कौन से कार्य करने चाहिए? तो लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। बिल्कुल, तो यहाँ लिंग शिक्षा देना भी जरूरी है, उचित वातावरण भी जरूरी है और परामर्श मार्गदर्शन भी जरूरी है। तो यहाँ पर भी आपके जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन, ऊपर लिखे हुए सभी कथन सत्य है। ठीक है, ये आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? एक्शन रिसर्च, कौन सा कथन है जो एक्शन रिसर्च से संबंधित नहीं है? तो देखिए, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। क्या ये सिद्धांत निर्माण में थ्योरी बिल्डिंग करता है क्या? क्रियात्मक नहीं करता है, ये थ्योरी बिल्डिंग कभी नहीं करता है। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, सही है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, बिल्कुल होता है। त्वरित समस्या का समाधान करता है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ जो संबंधित नहीं है तो वो हो जाएगा आपके ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही आंसर निकलेगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, ठीक, तो निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? देखिए ऑप्शन, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। क्या ये सही है? ए वाला सही है क्या? बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए। थॉर्नडाइक का नियम क्या करता है? तत्परता का नियम। और कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित भी किया जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लागू नहीं करना वाला पूछ रहा है, तो ये सही हो गया। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना, खोज विधि की तो इसने कोई बात नहीं करी थी। फिर देखिए, उचित अभ्यास और ड्रिल कार्य, बिल्कुल अभ्यास का नियम दिया था। जहां तक वो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए, पुरस्कार का भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत कथन होगा वो बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के अंदर तो वो क्या होगा? केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जड़ात्मवाद यानी एनिनिज्म यानी जीववाद। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नजरिए में फर्क करने की जो अयोग्यता होती है वो आत्म केंद्रित इगोसेंट्रिसिज्म होता है। ठीक है, अयोग्यता पूछ रहा है, ये अयोग्यता को दर्शाता है, तो इगोसेंट्रिज्म हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगर उनमें योग्यता होती तो सेंट्रिज्म हो जाता, केंद्रस्थ, लेकिन अयोग्यता को दर्शा रहा है तो इगोसेंट्रिज्म हो जाएगा। इसके दौरान दूसरों से और स्वयं के नजरिए में फर्क, अयोग्यता पूछ रहा है, उसकी राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? ये जो कथन है, जब कोई बारंबार यानी बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल हो जाता है और वह कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो ये हीन भावना हो जाती है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जिस मनोवैज्ञानिक ने कहा था उसका नाम है अल्फ्रेड एडलर। किसने कहा था? अल्फ्रेड एडलर ने ऐसा कहा था कि भाई वह हीन भावना महसूस करने लग जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप कि अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया था। अब बांडुरा और वोल्टर ने किस पर बल दिया था भाई? क्या पुरस्कार और सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकरण, ऊपर लिखित को ही नहीं? तो इसका राइट क्या आंसर होगा? बांडुरा ने निरीक्षण पे प्रयोग किया था, अनुकरण पे बल दिया था ना, अनुकरण पे बांडुरा ने और वोल्टर ने, दोनों ने। तो इसका राइट आंसर होगा आपके निरीक्षण युक्त अधिगम या फिर अनुकरण। ठीक है, पुरस्कार सजा की इन्होंने बात ही नहीं करी थी, स्व एक्चुअलाइजेशन की भी बात नहीं करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चंस पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, और क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब भी मांगा जा रहा है आपसे, और तो कुछ लिया नहीं जा रहा ना, फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। पॉजिटिव पूछ रहा है, शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, ठीक है, पॉजिटिव पूछ रहा है। तो इसके अंदर देखिए, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बिल्कुल पूरा करना चाहिए, निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। फिर देखिए, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से शिक्षक को कभी व्यस्त नहीं होना चाहिए, वो अपने ट्यूशन में व्यस्त रहेगा तो पढ़ाएगा क्या स्कूल में, समझ रहे हो। तो खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है, यानी सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए। अवहेलना कौन करता है? सभी नियम और जीवन की सत्यता की अवहेलना कौन करता है? ईद करता है। कौन करता है? ईद करता है, ठीक है, यहाँ राइट होगा आपके ईद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसके बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य और लाभ में बदल सकता है। एक किसी चीज को हासिल करता है तो वह अपने हिसाब से उन चीजों को बदल सकता है इधर उधर, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टोकन इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? टोकन इकोनॉमी। और ये टोकन इकोनॉमी जो है, ये सिद्धांत किसका था? स्किनर का था। किसका था? स्किनर ने दी थी टोकन इकोनॉमी, ठीक है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं समायोजन के एडजस्टमेंट के समय, ठीक है। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पॉजिटिविटी चाहता है। इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है, ये नेगेटिविटी। तो किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझा जाएगा? एक तो अप्रोच हो गया, अप्रोच एवोइडेंस हो गया, ठीक है। तो अप्रोच हो गया, इसका मतलब पहला तो हो गया पद्धति, ठीक है, और दूसरा वर्जन हो जाएगा। तो ये पद्धति नहीं होगा, वर्जन पद्धति और वर्जन, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो गलतियों को स्वीकार भी करना चाहता है और इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति उसके सामने पैदा हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो अप्रोच एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस इसका आंसर हो जाएगा। यदि दोनों तरफ पॉजिटिव होता ना, तो दोनों तरफ अप्रोच आता, दोनों तरफ अप्रोच आता, या फिर पद्धति आ जाता। अगर दोनों ही तरफ नेगेटिव होता ना, तो दोनों तरफ अवॉइडेंस आ जाता, ठीक है, दोनों तरफ अवॉइडेंस आता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में उसकी कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? व्यक्ति जो बार बार दोहरान करता है, एक ही चीज को बार बार दोहराता रहता है, तो वो बच्चे कौन से बच्चे कहलाते हैं? ऑटिज्म बच्चे कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? ऑटिज्म, स्वलीनता, ठीक है। तो यहाँ देखिए, श्रवण बाधिता नहीं होगा क्योंकि शैक्षिक पिछड़ापन भी नहीं होगा, और अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी तो है लेकिन उसके बारे में तो पूछ रहा है, तो यहाँ शैशव स्वलीनता हो जाएगा। इन्फेंटाइल ऑटिज्म बच्चे हो जाएंगे शैशव स्वलीनता, क्योंकि 5 वर्ष का है इसीलिए शैशव स्वलीनता उसको बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। चले अगले क्वेश्चन पे। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, ऐसी कौन सी आदत है किशोरावस्था के अंदर? ये ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? बताया था मैंने, विकास, तो वो मैंने विकास की अवस्थाएं बताई थी उस टाइम पे मैंने बताया था। तो इसके अंदर जो होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या हो जाएगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, ये ज्यादातर बालिकाओं में ही पाया जाता है
एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। और ये किशोरावस्था के अंदर होता है, 13 वर्ष में सबसे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? दूरदर्शिता, ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरोपिया और रिफ्रैक्शन। तो शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया जाता है। अब दूरदर्शिता के लिए यहाँ पर देखिए एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन ये नहीं होगा, हाइपरोपिया भी होता है, हाइपरोपिया भी होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बोर्ड ने जो है बोनस दिया था। अब वो बोनस दिया कैसे, क्या सोच के क्वेश्चन डाले थे, इतना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो उन्होंने बोनस जरूर इस क्वेश्चन के अंदर दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस में दो दो ऑप्शन निकल जाते हैं, या फिर उनके अंदर आंसर वाला ऑप्शन नहीं होता है तो वो बोनस देते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म आना चाहिए था, फिर भी उसने बोनस दिया है। एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन दिया, अगला देखिए, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। अब व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थांडाइक, गार्डनर, कोहलर और हल तथा टोलमैन। अब इसके अंदर जो है सभी जो हैं ये सारे, इसके अंदर अपने को आना तो वैसे थॉर्नडाइक चाहिए था, क्या थॉर्नडाइक चाहिए था, लेकिन फिर भी इसके अंदर बोनस दिया गया है, क्योंकि हल तथा टोलमैन भी कहीं ना कहीं व्यवहारिक सिद्धांत से संबंधित थे, इसलिए इन दोनों को राइट न मानते हुए इसमें भी बोनस दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? कौन करता है, कौन सा विभाग करता है? नियमावली और कार्यक्रम, प्रशिक्षण नियमावली कौन सी संस्था करती है? तो इसके अंदर आ जाएगा आपके भारतीय पुनर्वास परिषद। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अच्छे से देखना क्वेश्चंस को। सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है, ठीक है, पियाजे ने इसे इंटाइट्यूएस कहा है। पियाजे के अनुसार कौन से चरण का यह अर्थ होता है? यानी कि मौलिक तर्क की शुरुआत कब होती है? पूर्व संचालन में, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपके इसकी शुरुआत होने लग जाती है, और पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान भी कहा है। यही आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जीन पियाजे को तो अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन देने वाला है आपको रीट के अंदर, और इसके 2 क्वेश्चन नहीं, जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ना। जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके मतलब कि बहुत सारी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो सब भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जीन पियाजे के साथ साथ एक आपके लेव वाइगोत्स्की, इसको भी बहुत अच्छे से देख लेना भाई, लेव वाइगोत्स्की को भी। दोनों में से तो क्वेश्चन श्योर है, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं दोनों में से। एक आपके थॉर्नडाइक, जिसके केवल तीनों नियम देख लेना वही बहुत है, शुरुआत के जो तीनों नियम देते हैं अधिगम के। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? प्रथम सार्थक शब्द कब बोला जाता है? प्रथम सार्थक शब्द 1 वर्ष की उम्र में बच्चा बोलने लग जाता है। तो क्या वो 3 महीने में, 6 महीने में? नहीं। 35 से 40 महीने? नहीं। 10 से 13, बिल्कुल 1 साल की उम्र लगभग इसमें आ रही, 10 से 13 महीने में वो सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है, प्रथम सार्थक शब्द, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? मैंने बताया था इसको अच्छे से पढ़ना, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर, इसको, इसकी सारी बुद्धियों को देख लेना। क्वेश्चन यही बनेगा, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बताई गई बुद्धि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से देख लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि के सिद्धांत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बहुत क्वेश्चन। देखिए अगला पेपर क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया था? सामाजिक रचनावाद पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया था? मैंने कहा अभी जस्ट ऊपर 2 क्वेश्चन पहले कि जीन पियाजे को पढ़ो, लेव वाइगोत्स्की को भी अच्छे से पढ़ना है। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है।
तो ये आ गया सामाजिक रचनावाद, निर्मितवादी रचनावाद, सामाजिक रचनावाद। लेव वाइगोत्स्की ने, किसने बल दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए कौन सी नहीं होगी। बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें और वाणी संश्लेषक या फिर पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक यानी सप्लीमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। वैसे तो यहाँ आंसर यही निकलना चाहिए था, क्योंकि सामग्री नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इस के अंदर जो है उन्होंने बोर्ड वालों ने बोनस दिया था। अब ये मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बोनस दिया क्यों था। ठीक है, कि हो सकता है इसमें ये विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें ये भी मतलब ये भी सहायक सामग्री नहीं हो सकती है। ठीक है, सहायक सामग्री नहीं है पूछ रहा था दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण में विकृति की माप किससे की जाती है? हर्ट्ज से, डेसिबल से, पौंड में या वोट में? तो जो हियरिंग लॉस इज मेजर्ड इन टर्म्स होती है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट। अच्छे से देख लेना ये श्रवण। ठीक है, ये मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी पे अपन तो पहले मतलब 3-4 ही पढ़ लेते थे, कौन सी पठन वैकल्य है, कौन सी श्रवण बाधित के लिए है, गणितीय समस्या के अंदर कौन सी आती, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है। अब इनको, इनमें से बहुत गहनता से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल, मोटर स्किल्स, जहां अपनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे शरीर के छोटे अंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ सूक्ष्म चीजें, ठीक है, तो जैसे राइटिंग हो गया, लिखना, लिखना मोटर स्किल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो चढ़ना, कूदना, दौड़ना, ये तीनों ही नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर होगा लिखना। क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, लिखना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मोटर स्किल्स के अंदर, फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा ये। ठीक है, फाइन यानी बारीकी मोटर के स्किल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा का मतलब क्या है? मैंने कहा था सूचना का एक संगठित और एकत्रित पैकेट है, गुच्छा है ये सूचनाओं का, जो कि लंबे समय के लिए याददाश्त में रहता है, यही स्कीमा है। सी ऑप्शन देखिए, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, यही एक स्कीमा है। ये ऑर्गेनाइज पैकेट्स होता है, एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने का लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते और सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करता है। इस तत्व का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? ये सूचना प्रक्रमण सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, किसका था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। आजकल इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगे, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है। तो एक दिन में 10-15 मिनट की क्लास लेके आपको ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अच्छे से सूचना प्रक्रमण सिद्धांत आपको अच्छे से बता दूंगा मैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। शिक्षणीय वर्ग कौन सा है? तो शिक्षणीय वर्ग जो जिसकी बुद्धि लब्धि लगभग 70 के आसपास होती है वो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी बोर्ड ने 2 ऑप्शन मान रखे थे। ठीक है, एक तो 70 से 90 और एक 50 से 70, क्योंकि ये 70, 65 से 75 के लगभग इसको माना गया है एवरेजली। ठीक है ना, 65 से 75 इसको माना गया है। तो अब दोनों ऑप्शंस में 70 आ रहा है, 70 इसमें भी आ रहा है, 70 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर ए और सी दोनों को आंसर माना गया था। ए और सी दोनों राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की हेरिडिटी, हेरिडिटी की इकाई क्या होते हैं? जीन।
क्या होते हैं? जीन होते हैं। हेरिडिटी की इकाई जीन होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 30 बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों। और मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा उठा के आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आप सबकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि क्लास को शेयर तो जरूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, इनमें ही कंजूसी कैसी यार, एक लाइक करने में आप कंजूसी दिखाते हो, ऐसा मत किया करो। बहुत मेहनत करता हूँ तब जाके पेपर के फिर वापस ओरिजिनल आंसर किससे पुटअप करवाना बहुत जरूरी होता है, बोर्ड ने क्या माना, ठीक है, क्या हो सकता है आगे, क्या मान सकता है। ठीक है, लेकिन इन पेपरों से आप सबको एक इतनी अच्छी इंसाइट मिलेगी, आप में इन पेपरों को रेगुलर करते जाना। ठीक है, एक पेपर सोल्व करो, उसके अंदर क्या कमी रही उसको दूर करते जाओ, पढ़ते जाओ, अच्छे से समझ बनाते जाओ, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इन्हीं चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर कर पाओगे आप। साइकोलॉजी के अंदर इतना कोई कठिन सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन अगर समझ लिया आपने तो आपके लिए हलवा है। अगर समझ लिया तो आपके लिए हलवा है। जैसे मैंने बहुत सारे बता दिया आपको कि आपको थॉर्नडाइक पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, अब क्वेश्चन आ कहाँ से रहे यार, थॉर्नडाइक से अब 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीन पियाजे से क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, जीन पियाजे के अलावा आपके लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आ रहा है। अब बुद्धि के सिद्धांतों में हार्वर्ड गार्डनर का आ रहा है, हाँ, बुद्धि लब्धि से आ रहा है। अब ये 8 क्वेश्चन तो आपके मैंने यहीं पे बता दिए, 4 टॉपिक 5 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ो तो वो आपकी मर्जी है भाई, बिल्कुल। अब आपको आरटी 2009 पे मैं पूरी एक ही क्लास में आरटी 2009 पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। वो भी मैं लगभग 30 35 40 क्वेश्चन लेके आऊंगा, पूरी करवा दूंगा कंप्लीट। उसमें से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा आरटी 2009 का, और क्वेश्चन एक ही आना है। उसके अलावा एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 में पूरे एनसीएफ 2005 को देखें तो मुश्किल से 20 क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे। ठीक है, अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन बनते हैं, वो सबको आ जाता है। ठीक है ना, सबको आ जाता है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़नी है आपको, हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़नी है आपको, मोटिवेशंस देखना है, अभिप्रेरणा पढ़नी है। ठीक है, तो आपको समायोजन की पढ़ना है पूरा। समायोजन से 3 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, समायोजन की युक्तियां क्या है, द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है, तभी जाके आप पेपर अच्छे से कर पाओगे। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, जो मैंने आपको इतने पेपर करवा दिए, इन सब की पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, वहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कंप्लीट हो चुकी है। और मैं भी, आप कमेंट्स करके बता देना कि कब से स्टार्ट करनी है, कल से, परसों या सोमवार से स्टार्ट करें। बाकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट है बिल्कुल, और आप सबके लिए बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा। आप कमेंट्स करके बताना कब से स्टार्ट करना है, और डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन के लिए आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, और फिर वापस शाम को उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, तो ये बेस्ट रहेगा। दिन में टेस्ट हो जाएगा, शाम को उसका सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी डाउट्स हो कहीं पर भी, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप मेरे को कमेंट्स करके बता देना, और पूरे पेपर करवाने की कोशिश करूंगा। 150 से 150 क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करूंगा मैं आगे वाली क्लासों में। ठीक है, और ये साइकोलॉजी के तो डेली 30 क्वेश्चन आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ मैं, जो पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया नहीं आया, और आपको किसकी ज़रूरत है, कौन सी क्लास की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे बनाना है, वो सब आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।